everyone, this is Abhinav Bansal from Sankalp Academy. As earlier we have started our 11th class lectures, from today we are going to start our new series of class 12 which cover academic as well as competition classes. तो यहाँ पर हम लोग 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा एकेडमिक और दोनों कंपटीशन को भी कवर करेगा आप लोग का। बेसिकली 12th क्लास के अगर हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 चैप्टर्स हमारे कवर अप होते हैं और अगर 16 चैप्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने उसको यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम सबसे पहली यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज रिप्रोडक्शन विच कवर्स अराउंड 14 मार्क्स, जो कितने मार्क्स कवर करती है 14 मार्क्स कवर करती है बोर्ड के एग्जाम्स में। उसके अंदर हमारे 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज आवर 4th चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसको मैंने यहाँ पर चैप्टर्स वाइज नहीं दिखाया क्योंकि अभी हम सबसे पहले अपना रिप्रोडक्शन का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है कि दिस इज द यूनिट विच इज गोइंग टू कवर द मोस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, दैट इज 18 मार्क्स एंड इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट। अगर आप बहुत ध्यान से समझने वाले हैं इसको तो बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ शुरू में आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ते हैं इट इज ऑल्सो कवरिंग 14 मार्क्स, 3 चैप्टर्स है इसके अंदर भी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट इज 8, 9, 10 चैप्टर। उसके बाद आपका 11th और 12th चैप्टर यहाँ पर आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपके लिए बिल्कुल नया सिलेबस है, आपने अभी तक इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल नया जानने वाले। 10 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद लास्ट यूनिट आता है इकोलॉजी, जो आप 9th क्लास 10th क्लास से एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी बेसिक सी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। बट आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आपको टर्म क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बेसिक सी बात, सबसे पहले अगर मैं वर्ड को या फिर टर्म को ब्रेकअप करता हूं तो यहां पर आप देखिए दिस इज द टर्म रिप्रोडक्शन, दैट इज री। जहां पर वर्ड री आ जाता है तो री का मतलब है अगेन, और प्रोडक्शन का आपको मतलब पता है टू मेक, दैट इज अगेन टू मेक और टू प्रोड्यूस, आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर बनाना या फिर प्रोड्यूस करना। तो जो ऑफ स्प्रिंग पहले डेवलप हो चुका है वो फिर से अपने जैसे नए ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करा रहा है, दिस टॉपिक इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो उसकी लाइफ में अगर होता है दैट इज बर्थ। बर्थ से लेके एक पूरा टाइम पीरियड चलता है, दैट इज, और फाइनली ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो बर्थ से लेके जो डेथ टाइम तक का पीरियड था, बर्थ से लेके जो डेथ टाइम तक का पीरियड था, दिस पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पीरियड आपका क्या कहलाता है, किसी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन कहलाता है। जो बर्थ से लेके डेथ तक का पीरियड चल रहा है, दिस पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन ऑफ द पीरियड। तो बर्थ के बाद ऐसा तो नहीं डायरेक्टली डेथ हो जाएगी, देयर आर सम मिडिल पोर्शंस या फिर बीच की चीजें जो यहाँ पर डेवलप होने वाली है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बर्थ के बाद दैट इज अनदर फेज, जिसको हम जुवेनाइल फेज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जुवेनाइल फेज बोल देते हैं। और उसके बाद डेथ से पहले जो आपका फेज शुरू हो जाता है दैट इज एजिंग फेज या फिर सेनेसेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेनेसेंस। दैट मीन्स बर्थ के बाद थोड़ा डेवलपमेंट शुरू होता है इंडिविजुअल का, उसके बाद एक यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है और उसी प्रोसेस का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। उसी प्रोसेस का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता चला जाता है वो सेनेसेंस की तरफ बढ़ता चला जाता है और सेनेसेंस के बाद फाइनली डेथ। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, याद रखिएगा कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इज देयर इज एनी कंडीशन फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू बी इमॉर्टल। तो कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मतलब इमॉर्टल का मतलब है जो मर ना सके। तो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो बर्थ हुआ है उसका डेथ ना हो। तो ये फिक्स्ड है, सिर्फ किसके लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप आंसर देने वाले हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही मोड होता है रिप्रोडक्शन का। तो जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना ले रहा है तो यहाँ पर कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो गई है या फिर नई प्रोड्यूस हो गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आपको जहां तक मुझे लगता है रिप्रोडक्शन का टर्म समझ में आ चुका होगा। तो रिप्रोडक्शन आपका क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वंस ओन काइंड। वो अपने ही जैसे जब ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करा रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है तो प्रोसेस क्या कहला रहा है, रिप्रोडक्शन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, रिप्रोडक्शन कहला रहा है।
बट अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या क्या होता है, तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। इट हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये किसमें मदद कर रहा है, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनाने में। लाइफ की कॉन्टिन्यूटी क्यों, मैंने आपसे कहा कोई ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया और उसके बाद उसका डेथ हो गया, अगर वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ना करे तो उस ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन द सेंस वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, और स्पीशीज का खत्म होना किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है इकोसिस्टम में हर स्पीशीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ पर हर स्पीशीज का एक इंडिविजुअल रोल है हमारे पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। दैट इज व्हाई बर्थ के बाद जो हमारा अगला फेज आता है वो रिप्रोडक्शन आता है, और रिप्रोडक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, या फिर लाइफ की जगह आप एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, की स्पीशीज को कॉन्टिन्यूअस कराना। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रोल की बात करता हूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन हमारा किसमें मदद करता है, टू क्रिएट वेरिएशंस लाना। ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक सी टर्म्स आपको समझ में आ चुकी होंगी, बहुत ज्यादा स्पीड अप नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा हूं। तो सबसे पहला क्या है, रिप्रोडक्शन, अगेन टू मेक, ऐसे ऑर्गेनिज्म का दोबारा प्रोडक्शन कराना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का दोबारा प्रोडक्शन कराना। बर्थ होता है, डेथ तक का पीरियड क्या कहला रहा है आपका, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि लाइफ स्पैन इज, हर ऑर्गेनिज्म का अलग लाइफ स्पैन होता है। देयर इज नो सिमिलरिटी टू जज एनी ऑर्गेनिज्म्स लाइफ स्पैन, कि हम किसी भी बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे देयर इज अ पैरट एंड देयर इज अ क्रो, तो दो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑफ सिमिलर साइजेस, बहुत ज्यादा सिमिलर साइज के होते हैं, ज्यादा दोनों में अंतर नहीं होता है। बट जब हम पैरट की बात कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन इज ऑफ अराउंड 140 इयर्स, और जब हम क्रो की बात कर रहे हैं तो इट इज अराउंड ऑफ 12 इयर्स, सिर्फ 12 साल का इसका लाइफ स्पैन है। तो क्या यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि साइज पे मैटर करता है लाइफ स्पैन, बिल्कुल साइज पे मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताऊंगा कि किस पे मैटर करता है लाइफ स्पैन, नॉर्मल फिजियोलॉजी। किस पे मैटर करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इसका मतलब उसके अंदर कैसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ साथ, तो ये सारे चेंजेस उसके डिपेंड करते हैं कि कैसा उसका लाइफ स्पैन होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर क्या समझ में आने वाली है कि लाइफ स्पैन, या फिर अभी मैंने आपको बता दिया कि लाइफ स्पैन तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी पे, कि कैसी फिजियोलॉजी होने वाली है, और रिप्रोडक्शन किस मोड से हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो ये डिपेंड करता है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है, कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, और दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का वहां पर लिविंग स्टाइल कैसा है, किस हिसाब से क्या उसे वहां पर खाने की चीजें मिल रही हैं। ये सारी चीजें हमारे उस पर डिपेंड करेंगी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल देयर इज टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वन इज एक्वाटिक एंड अदर इज टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल में जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं वो अलग टाइप से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो आपकी एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अलग टाइप से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोटिस करनी है कि ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस पर डिपेंड करता है हैबिटेट पर, कि वहां पर कैसा हैबिटेट अवेलेबल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, या फिर लिविंग स्टाइल पर, कि वहां पर वो कैसे लाइव कर रहा है। तो बेसिकली हमने इस प्रोसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। आइए उन प्रोसेसेस को जान लेते हैं। तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज असेक्सुअल एंड द अदर वन इज सेक्सुअल। तो ये दो मोड है हमारे रिप्रोडक्शन के, एक तो असेक्सुअल है और दूसरा क्या है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 3-4 डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बीच में, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गए तो आप आगे के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है रिप्रोडक्शन का जो आज आप लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के डिफरेंस की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट इज इट इज मोनोपेरेंटल, दैट इज इट इज मोनोपेरेंटल। और यहां पर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, इट इज बाईपेरेंटल, इट इज बाईपेरेंटल। तो यहां पर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, बाईपेरेंटल का। तो पेरेंटल मतलब कितने ऑर्गेनिज्म से बन रही है कोई चीज, तो मोनो का मतलब आपको बताइए सिंगल पेरेंट, तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व,
क्या लिख सकते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, कि यहाँ पर कितना पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, ये हमारा सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मोनोपेरेंटल है और इट इज बाइपेरेंटल, इट इज बाइपेरेंटल। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा वर्ड नो गैमीट फॉर्मेशन, और यहाँ पर हमारा होता है क्या, गैमीट का फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स क्या होते हैं अभी बाद में मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको समझाऊंगा, बट फिर भी एक छोटी सी बात जान लीजिए, जो सेक्स सेल्स होते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज स्पर्म्स एंड ओवम, और गैमीट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने देखा है, बट यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कोई वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिलती है, कोई वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिलती है, बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने के लिए मिलती है वेरिएशंस। क्या देखने के लिए मिलते हैं, वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब चेंज, इस समय के साथ बदलाव, कि जो पेरेंट है उसका जो नया ऑफस्प्रिंग्स आ रहा है वो थोड़ा अलग होगा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोन्स का। ये टर्म से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, बट यहाँ पर इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, कि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, तो यहाँ पर हमारे सामने एक नई टर्म आई है, ये एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो मोनोपेरेंटल, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और इट इज बाइपेरेंटल, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना ही फ्यूजन होगा। जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा, बट यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन भी होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर कोई वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिल रही है, और यहाँ पर वेरिएशंस देखने के लिए आपको मिलेंगी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको क्लोन्स क्या होते हैं, और यहाँ पर इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे इसको। तो आपके सामने टर्म आती है क्लोन। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है, एक बहुत अच्छी प्यारी लाइन लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपकी नीट के सिलेक्शन के लिए की है, दैट इज अ मास्टर की फॉर 11th एज वेल एज 12th क्लास। तो यहाँ पर हम क्लोन के बारे में जानने वाले हैं। अभी मैंने कहा आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपके लिए टर्म इस्तेमाल की मोनोपेरेंटल, मैंने आपके लिए टर्म इस्तेमाल की मोनोपेरेंटल। तो मोनोपेरेंटल जब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने कहा दिस इज अ सिंगल पेरेंट, ये एक सिंगल पेरेंट है, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी सेम होगा। भाई इसमें ये वुड होगी और ये आपका फोम होगा, इसमें भी वुड होगी और फोम होगा। इसका मतलब ये अगर इसी चीज से कोई नई चीज बन रही है तो वो इसके ही जैसी होगी, इससे अलग नहीं होगी, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट इसी पार्ट से लिया गया है। इतनी बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट इसी पार्ट से लिया गया है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्लोन्स तो हमारी समझ में आ गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस हुए, ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहला रहे हैं, क्लोन्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, क्लोन्स कहला रहे हैं। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, अगर आप क्लोन्स का बेसिक मीन्स जानना चाहें तो क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एक डमी या फिर पुतला। तो पुतला किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल अपने ओरिजिनल जैसा लगे। तो यहां पर एनसीईआरटी में 2 वर्ड लिखे हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। तो ये 2 टर्म आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं कि क्लोन्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई,
कि व्हाई दे आर नोन एज क्लोन्स, कि हम उनको क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है कि क्लोन्स क्यों कहला रहे हैं, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए ये लिख रखा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर बिकॉज ऐड कर देना है। क्या? बिकॉज दे आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जेनेटिकली की बात करें तो यहाँ पर मतलब जेनेटिक मेकअप जो होता है उसका वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा रहता है, और मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो जो आउटर अपीयरेंस है, मॉर्फो की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आउटर अपीयरेंस, जो आउटर अपीयरेंस है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा रहता है। तो दिस इज द टर्म क्लोन्स, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोन्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तक जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, ये बेसिक सी चीज है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोनोपेरेंटल क्यों बोल रहे हैं मैंने आपको पीछे बता दिया है, ऑर्गेनिज्म क्लोन्स क्यों कहला रहे हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो इतना जितना पोर्शन आपने पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या राइज हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, दो डिफरेंस पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे पूछा नहीं जाता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों को जानते ही हैं। दूसरा एनसीईआरटी के आपको फर्स्ट पेज पर ही कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दे रखे हैं, आज तक तो पूछे नहीं गए हैं लाइफ स्पैन, बट हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो का लाइफ स्पैन पूछ ले, तो आप उनको एक बार निगाह में देख लेंगे कि हाँ किसका लाइफ स्पैन कितना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उनके लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा जरूरी है देखने। बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर में लगभग 4-5 बार पूछा जा चुका है अभी तक कि क्लोन्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और क्यों क्लोन्स कहलाते हैं। तो इसमें ही आपके 3 क्वेश्चन अराइज हो गए हैं। तो दीज आर द बेसिक्स रिलेटेड टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में मैंने आपको अभी बता ही दिया था, वैसे तो सेक्सुअल का हम पोर्शन अलग से स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी सेक्सुअल में मैं एक छोटी सी बात आपको जो डिफरेंस करने के लिए बताई गई थी, मैंने वहां पर लिखा था वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस आर द चेंजेस, वेरिएशंस आर द चेंजेस। कहने का मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म सपोज ये है, तो इससे जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, हो सकता है वो ऐसा हो या ऐसा हो, किसी भी कंडीशन में वो डेवलप हो सकता है। इसका मतलब कि उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एंड चेंजेस आर नेसेसरी टू सर्वाइव। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाई आर द वेरिएशंस नेसेसरी। तो वेरिएशंस किस लिए नेसेसरी होते हैं, जिससे आप चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। सर्वाइवल इज द मेन की, सर्वाइवल ही मेन की है अपनी स्पीशीज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो जो सर्वाइव कर पाएगा वो ही आगे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पाएगा। अब सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए जो आपके पिछली जनरेशन में नहीं थे, जो आपको आज की स्थिर कंडीशंस जो है, जो आज के एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उनके हिसाब से आपको चेंजेस ला सके। तो दैट्स व्हाई चेंजेस आर नेसेसरी। तो चेंजेस के लिए हम यहाँ पर दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएशंस। तो यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्ट प्रीफरेबल देन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं आपको बता भी देता हूं कि जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा बेनिफिशियल है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ये आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, बिकॉज देयर आर वेरिएशंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर है, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। तो दोनों की सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, एसेक्सुअल की भी और सेक्सुअल की भी। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको एक टर्म बताई, दैट इज वेरिएशंस। और वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर आर वेरिएशंस, क्योंकि वहां पर क्या पाए जाते हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं, और वेरिएशंस आर नेसेसरी टू सर्वाइव। तो आप उस आंसर में लिख सकते हैं कि क्योंकि वहां पर वेरिएशंस पाए जाते हैं और वेरिएशंस आर द की टू सर्वाइवल, कि हम सर्वाइव कर सके, दैट इज व्हाई वेरिएशंस आर मोस्ट एंड मोस्टली रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो इतने पोर्शन से इतना ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करने वाले, सारे पॉइंट्स उसके बारे में पढ़ने वाले। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। जहां तक आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। फाइनली रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू आपको मिल गया है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होता। जितना क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको, उसके अलावा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। दैट इज क्लोन्स एंड विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।